I'm Yamini Seni. We were doing class 9 science, chapter number 15, improvement in food resources. In previous classes, we had a word about improvement in crop yields. We have talked about the crop variety improvement also, and what are the various improvement which we can do in our crop yielding for its better or higher productivity. So today we have to start with crop production management. So let us start with it. What is production management and how it is working in our country? That all things we are going to discuss today. So, in India, as in many other agriculture based countries, farming ranges from small to very large farms. Different farmers thus have more or less land, money, and access to information and technology. In short, it is the money or financial condition that allow farmer to make up different farming practices and agriculture technology. There is a correlation between higher inputs and yields. Thus, the farmer's purchasing capacity for input decides cropping system and production practices. Therefore, production practices can be at different levels. They include no cost production, low cost production, and high cost production practices. So, what the book is saying to us फ्रॉम दिस पैराग्राफ दैट जो हमारी कंट्री है वो इन एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है लाइक अदर कंट्रीज़ के जो और भी अदर कंट्रीज़ हैं जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड हैं हाउ वी कैन सी दैट जो हमारी प्रोडक्शन है वो किन तीन डिफरेंट लेवल्स पे बटी हुई है. एक है नो कॉस्ट प्रोडक्शन, एक है लो कॉस्ट प्रोडक्शन और एक है हाई कॉस्ट प्रोडक्शन. इन प्रैक्टिसेस के बारे में हम और जानेंगे. न्यूट्रिएंट management. Just as we need food for development, growth, and well being, plants also require nutrients for growth. Nutrients are supplied to plants by air, water, and soil. We all know that जैसे हमें डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है ऐसे ही प्लांट को भी जो है वो न्यूट्रिएंट एयर वाटर सॉइल की ज़रूरत होती है सो दैट वो अच्छी क्रॉप जो है वो यील्ड कर सकें. देयर आर सेवरल न्यूट्रिएंट्स विच आर असेंशियल फॉर प्लांट्स. कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि असेंशियल हैं जो मिलने ही मिलने चाहिए. जैसे ह्यूमन बींग्स के लिए जो है वो फूड, शेल्टर, वाटर, ऑक्सीजन के बेसिक्स हैं, वैसे ही प्लांट्स के लिए भी कुछ बेसिक्स हैं. एंड व्हाट आर ऑल दोज सप्लाइज? Air supplies carbon and oxygen, hydrogen comes from water, and soil supplies the other 13 nutrients to plants. So ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि सॉइल से उसे 13 न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जिसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे. So amongst these, some are required in large quantities and are therefore called macronutrients. तो यहाँ पे हाईलाइट करेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? जो कि लार्ज अमाउंट में, लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं. किसको? प्लांट्स को. The other nutrients are used by plants in small quantities are therefore called micronutrients. तो micronutrients कैसे होंगे? देखो माइक्रो और मैक्रो इसके नाम से ही पता चल रहा है. जो माइक्रो वर्ड है ना वो स्मॉल क्वांटिटी के लिए यूज़ किया जाता है और जो मैक्रो वर्ड है वो लार्ज क्वांटिटी के लिए यूज़ किया जाता है. तो इसमें आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है. इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कि लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं प्लांट्स को और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कि स्मॉल क्वांटिटीज़ में चाहिए होते हैं प्लांट को. नाउ यहाँ पे देखेंगे इस टेबल में दिस वन न्यूट्रिएंट सप्लाइड बाय एयर, वाटर एंड सॉइल. कौन कौन से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिलते हैं एयर, वाटर और सॉइल से. तो जो एयर से हमें कौन से न्यूट्रिएंट मिलते हैं? कार्बन और ऑक्सीजन. वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. सॉइल से कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं और कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं ये देखेंगे. देखो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर ये सभी आ जाते हैं. और अगर हम बात करें आयरन, मैंगनीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोराइन, ये जो सारे हैं वो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं. तो अगर कोई भी क्वेश्चन आता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बताओ, उसकी डेफिनेशन और उसके एग्जांपल, या माइक्रो की बताओ, देन यू कैन ईजिली आंसर दैट. Deficiency of these nutrients affect physiological processes in plants, including reproduction, growth, and susceptibility to diseases. To increase the yield, the soil can be enriched by supplying these nutrients in the form of manure and फर्टिलाइज़र्स. तो देखो अगर हमें
यील्ड को इंक्रीज़ करना है तो सॉइल जो है वो हमें इनरिच करनी पड़ेगी। किससे इनरिच करनी पड़ेगी? इनरिच करना मतलब उसकी जो क्वालिटी है वो बढ़ानी पड़ेगी। कैसे बढ़ा पाएंगे? विद द हेल्प ऑफ द न्यूट्रिएंट्स ओनली, लाइक फर्टिलाइज़र और मैन्योर का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन हैं आपके पास। नंबर 1 इज़ व्हाट आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड व्हाई आर दीज कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो ये आप इजीली आंसर कर सकते हैं कि जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उन न्यूट्रिएंट्स की क्या डेफिनेशन है। देखिए अभी हमने यहाँ पे की थी कि जो भी लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं हमें न्यूट्रिएंट, प्लांट्स का न्यूट्रिएंट्स, वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। इसके एग्जांपल आप यहाँ से लिख सकते हैं। एंड इनको मैक्रो क्यों बोला जाता है? बिकॉज मैक्रो का मतलब जो है वो लार्ज अमाउंट होता है, वो बड़ा होता है, तो इसीलिए जो भी लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं न्यूट्रिएंट्स उसको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन देखेंगे, हाउ डू प्लांट्स गेट न्यूट्रिएंट। प्लांट्स जो है वो कैसे न्यूट्रिएंट देते हैं? देखो इसका आंसर इसमें है। हमने देखा कि जो सॉइल है उसमें 13 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है वो चाहिए होते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जो यील्ड है वो सॉइल की इनरिच या जो सॉइल की जो क्वालिटी है उस पर डिपेंड करता है, जिसकी मदद से जो प्लांट है वो न्यूट्रिएंट लेते हैं। और कौन कौन से न्यूट्रिएंट और सॉइल के अलावा लेते हैं? एयर से, वाटर से, ये हमने इस टेबल के अंदर देखा। तो यू कैन फॉर्म योर आंसर फ्रॉम दीज 2 पोर्शंस ऑफ योर पेज, राइट। नाउ लेट अस कम टू द मैन्योर कि मैन्योर क्या होता है। देखो बेसिकली अगर हम देखें जो मैन्योर है उसकी अगर हम हिंदी करें तो मैन्योर का मतलब होता है कि खाद, जो खाद होती है उसको हम मैन्योर कहते हैं। तो मैन्योर कंटेन्स लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड ऑल्सो सप्लाई स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। मैन्योर इज प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट। जो मैन्योर है वो किन चीज़ों से बनता है? वो डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा का क्या मतलब है कि जो एनिमल का जो वेस्ट होता है वो, एंड प्लांट वेस्ट, उससे जो मैन्योर फॉर्म किया जाता है। सो मैन्योर हेल्प इन Manure helps in enriching soil with nutrients and organic matter and increasing soil fertility. तो जो मैन्योर है वो किस में हेल्प करता है? एक तो वो न्यूट्रिएंट्स क्वालिटी को इनरिच करता है और साथ ही साथ जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको भी इंक्रीज़ करता है। The bulk of organic matter in manure helps in improving the soil structure. अगर हम ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हमारे मैन्योर के अंदर प्रेजेंट होता है तो जो हमारा सॉइल का स्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव होता है। सॉइल का स्ट्रक्चर इम्प्रूव होने से क्या मतलब है कि जो सॉइल जैसे कोअर्स सॉइल होती है, कहीं कहीं पे जो बंजर सी जगह होती है, अगर हम वहाँ पे अच्छा सा मैन्योर डालें या अच्छी क्वालिटी का मैन्योर डालें, अच्छी क्वालिटी की जो सॉइल है उससे रिप्लेस करें, तो जो हमारी प्रोडक्शन है वो अच्छी होने के जो चांसेस हैं वो होते हैं। सो दिस इन्वॉल्व्स इंक्रीजिंग द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन द सैंडी सॉइल्स। देखो जैसे सैंडी सॉइल है तो उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ करता है। और अगर क्लेई सॉइल की अगर हम बात करें तो वहाँ पर लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो है वो हेल्प करता है ड्रेनेज सिस्टम के लिए, कि जो वाटर है वो इकट्ठा ना हो। लॉजिंग का क्या मतलब होता है? लॉगिंग का क्या मतलब होता है कि वाटर का इकट्ठा होना, तो उसको अवॉइड करते हैं। सो इन यूजिंग मैन्योर we use biological waste material which is advantageous in protecting our environment from excessive use of fertilizers. Using biological waste material is also a way of recycling from farm waste. Based on the kind of biological material used, manure can be classified as, अब देखो जो मैन्योर है उसके बारे में बताया गया है कि जो मैन्योर है वो एक बायोलॉजिकल वेस्ट है, राइट। बायोलॉजिकल वेस्ट का क्या मतलब है कि जो बॉडी है उसका वेस्ट है, चाहे वो एनिमल बॉडी है या वो प्लांट बॉडी है। अब उसकी एडवांटेजेस क्या है? वो एडवांटेज हमें किस तरह प्रदान करता है कि जो उसका इन्वायरमेंट है उसके लिए भी एक तो वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जिससे कि जो एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स है उसमें भी थोड़ी हेल्प हो सके। लाइक जो बायोलॉजिकल वेस्ट है, जो मटेरियल है, उसको रिसाइकल करता है वो फार्म वेस्ट को। जो भी फार्म पे वेस्ट होता है, फार्म का वेस्ट का क्या मतलब है? जो एनिमल वहाँ पर रहते हैं, जो प्लांट है वहाँ पर, उन सभी के जो वेस्ट है उसको रिसाइकल करता है, उसको यूटिलाइज़ करता है, राइट। अब देखो इसकी 2 क्लासिफिकेशन जो है वो हमें दी गई है, जो कि बेस्ड है बायोलॉजिकल मटेरियल यूज पे। अब बायोलॉजिकल मटेरियल यूज पे जो नंबर 1 क्लासिफिकेशन है दैट इज़ कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट, और नंबर 2 इज़ द ग्रीन मैन्योर। अब इनके बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है। तो देखो कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट जो एक ऐसा प्रोसेस है विच फार्म वेस्ट मटेरियल लाइक लाइव स्टॉक, एक्सक्रीटा, काउ डंग, वेजिटेबल वेस्ट, एनिमल रिफ्यूज़
Domestic waste, sewage waste, straw, eradicated weeds, etc. is decomposed in pits is known as composting. ये हम सभी को पता है कि कंपोस्टिंग कैसे करते हैं. जो वर्मी कंपोस्ट है वो कैसे करते हैं. जो भी ये सारे हमारे पास वेस्ट होते हैं उन सभी को हम सॉइल के अंदर जो है वो दबा देते हैं कुछ फीट की दूरी पर. देन क्या होता है, द कंपोस्ट इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स. कंपोस्ट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अर्थवर्म्स टू हास्टन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल रिफ्यूज. दिस इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्ट. और वर्मी कंपोस्ट और कंपोस्ट में क्या डिफरेंस हुआ. वर्मी कंपोस्ट में जो है हम अर्थवर्म का यूज़ करते हैं और जो लाइकेंस होते हैं उनका यूज़ करते हैं. वो जो है ऑर्गेनिक मैटर जो भी हमने वेस्ट डाला है उसको जल्दी से डिकम्पोज करने में मदद करते हैं, जिसकी मदद से जो हमारा कंपोस्ट है, जो वर्मी कंपोस्ट है, वो रेडी हो जाता है. ओके, सो नाउ लेट अस कम टू द ग्रीन मैन्योर. ग्रीन मैन्योर की अगर हम बात करें तो ग्रीन मैन्योर क्या होता है देखेंगे यहाँ पर. Prior to the sowing of the crop seeds, some plants like sun, hemp or guar are grown and then mulched by plowing them into the soil. These green plants thus turn into green manure, which help in enriching the soil in nitrogen and phosphorus. तो देखो पहले जो है यानी कि कोई भी क्रॉप जो है उसके सीड बोने से पहले, उसके सीड सो करने से पहले जो सन हेम्प है, जो ग्वार है, वो ग्रो किया जाता है और उसको मल्च किया जाता है बाय प्लोइंग देम. प्लोइंग करना का क्या मतलब है कि उसे जो मतलब खोदा जाता है, जैसे जोतते हैं ना खेत, वो चीज़ की जाती है और वो जो है वो मैन्योर की तरह वर्क करता है पूरे खेत में, पूरे फील्ड में, जिससे कि जो हेल्प करता है फिर सॉइल की जो क्वालिटी है उसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को बढ़ाने के लिए. ओके, तो ये हमारे दो तरह के जो है वो बायोलॉजिकल मटेरियल यूज़ थे मैन्योर के. नाउ अब बात हम करेंगे फर्टिलाइज़र की. जो फर्टिलाइज़र है वो क्या होता है. तो फर्टिलाइज़र है कमर्शियली प्रोड्यूस्ड प्लांट न्यूट्रिएंट्स. ये कमर्शियली प्रोड्यूस होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स, जैसे केमिकल्स होते हैं लाइक दैट. फर्टिलाइज़र्स सप्लाई नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम. तो फर्टिलाइज़र क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम. दे आर यूज्ड to ensure good vegetative growth like leaves, branches, flowers, giving rise to healthy plants. Fertilizers are a factor in the higher yields of हाई कॉस्ट फार्मिंग. तो देखो हाई कॉस्ट फार्मिंग के पीछे जो फैक्टर है उसकी हाई प्रोडक्शन के लिए, हाई यील्ड के लिए, वो क्या है, वो है फर्टिलाइज़र. ओके, फर्टिलाइज़र शुड बी अप्लाइड केयरफुली इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर डोज, टाइम एंड ऑब्जर्विंग pre and post application precaution for their complete utilization. For example, sometimes fertilizer get washed away due to excessive irrigation and are not fully absorbed by the plants. This excess fertilizer that then lead to water pollution. Also, as we have seen in the previous chapter, continuous use of fertilizer in an area can destroy soil fertility because the organic matter in the soil is not replenished and microorganisms in the soil are harmed by the fertilizers used. Short-term benefits of the using fertilizers and long-term benefits of using fertilizers. Manure for maintaining soil fertility have to be considered while aiming for optimum yield in crop production. तो देखो इस पैराग्राफ में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो फर्टिलाइज़र है उसका जो यूसेज है वो भी बहुत ही ध्यान से हमें करना पड़ता है. अगर हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था. और जो अगर एक्सेसिव यूज़ हम करते हैं तो जो सॉइल है वो ग्रैब नहीं कर पाएगी फर्टिलाइज़र के न्यूट्रिएंट्स, यानी कि पूरी तरह से ले नहीं पाएगी, जिसकी वजह से जो है वाटर पोल्यूशन और ज़्यादा ऐड हो जाएगा. ठीक है, तो हमें इसी चीज़ को रोकना है. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर डोज, प्रॉपर टाइम, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन लाइक प्री और पोस्ट हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से फर्टिलाइज़र जो है वो डालें. तो इसके लिए भी जो फार्मर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको बताया जाता है प्रॉपरली कि आप किस तरह से जो अपनी क्रॉप है, अपनी जो फील्ड है, उसको आप अच्छे से यील्ड कर सकते हो, जिससे कि आपको जो प्रोडक्टिविटी है वो अच्छी मिले. नाउ इसमें देखेंगे क्वेश्चन है, कंपेयर द यूज़ ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र इन मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी. तो देखो आप इसके कंपैरिजन में क्या लिख सकते हो कि जो मैन्योर है उसका ना कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है. हालांकि अगर हम फर्टिलाइज़र देखें वो अच्छी प्रोडक्शन तो देता है, पर जो हमारा मैन्योर है वो अच्छी प्रोडक्शन देने के साथ साथ कोई भी साइड इफ़ेक्ट फ्री जो है, मतलब साइड इफ़ेक्ट कोई हमें
मैन्योर से नहीं होता, बट फर्टिलाइज़र का जो है हमें काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है कि उसकी प्रॉपर डोज जो है टाइम पे ये सारी चीज़ें उसे मिले, वरना जो है वो वाटर पॉल्यूशन या इस तरह के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हमें, या एयर पॉल्यूशन जो है वो हमें साइड इफ़ेक्ट्स के फॉर्म में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसको कंपेयर कर सकते हो। आप इसमें एग्जांपल दे सकते हो कि जो मैन्योर है वो कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट के, और जो ग्रीन मैन्योर है इस बेसिस पे डिवाइडेड होता है। और इसमें आप कर सकते हो कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट फर्टिलाइज़र और लॉन्ग टर्म बेनिफिट फर्टिलाइज़र। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना आंसर जो है वो फॉर्म कर सकते हैं। नाउ, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ अ फार्मिंग सिस्टम विद मिनिमल or no use of chemical as fertilizer, herbicides, pesticides, etc., and with a maximum input of organic manures, recycled farm waste, straw, or and livestock excreta, use of bioagents such as culture of blue green algae in preparation of biofertilizers, neem leaves, or turmeric specifically in grain storage as biopesticides, with healthy cropping system, mixed cropping, intercropping, and crop rotation as discussed below, and irrigation portion or the cropping patterns portion. These cropping systems are beneficial in insect, pest, and weed control besides providing nutrients. तो देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उसके बारे में बताया गया है इसमें, इस पैराग्राफ में, कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो बेसिकली मिनिमल यूज़ या फिर नो यूज़ ऑफ केमिकल और फर्टिलाइजर्स के बेसिस पे होती है, कि हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड यूज़ नहीं किया जाता है, और जिसके बावजूद जो है वो हमारे ऑर्गेनिक मैन्योर्स जो है उसके बेसिस पे हमारी जो मैक्सिमम इनपुट है वो रहती है, यानी कि जो फार्म वेस्ट है, जो मैन्योर है, जो अभी हमने बात करी वर्मी कंपोस्ट है या जो ग्रीन मैन्योर है, उनके बेसिस पे हम ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो लाने की कोशिश करते हैं। इसके बारे में हम इरिगेशन और जो क्रॉपिंग पैटर्न है उससे लिंक करके भी पढ़ेंगे, बट इन द नेक्स्ट क्लास। सो फॉर टुडे व्हाट यू हैव टू डू, you have to read it till here, and just make sure that if you are having any doubt, then you can post it down into the comment box. Okay, so have a good day till then, take care.